हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है और आज हमने आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट किया है जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि आप ग्रो ऐप के ज़रिए कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें पूछते रहते हैं कि ग्रो ऐप के ज़रिए हम कैसे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने सोचा हम आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली ये बताएंगे कि आपको एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। ग्रो ऐप जो है वो आपकी कैसे मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग दोज फंड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द ग्रो चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे इफेक्टिव इन्वेस्टर बन पाएं और हमारा जो कंटेंट है वो आपकी उसी में मदद करेगा। सो लेट्स मूव ऑन। और आज इस वीडियो में हमने कोटक स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल लिया है टू एक्सप्लेन द टॉपिक। तो आप अपने ग्रो ऐप खोलिए और उसमें सर्च बार में कोटक स्मॉल कैप फंड डालिए एंड यू कैन डू द होल प्रोसेस विद अस। तो आप जैसे ही फंड का नाम सर्च बार में डालेंगे तो उस फंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास स्क्रीन में आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप फंड का नाम डालेंगे आपके सामने उस फंड का रिटर्न आ जाएगा और उसका एक परफॉर्मेंस चार्ट दिखने लगेगा। आप जो टाइम पीरियड है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 इयर्स, 1 ईयर, 5 इयर्स या फिर ऑल टाइम। आप कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस चार्ट है वो दिखने लगेगा एंड एट द सेम टाइम जो उस टाइम का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है जो CAGR है वो भी दिखने लगेगा। फिर अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। तो आपको पहले जो है फंड की NAV दिखाई देगी। NAV स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर आपको इस फंड की 1 यूनिट खरीदनी है तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। NAV के बिल्कुल साथ में राइट साइड में आपको रेटिंग दिखाई देगी। इन दिस पर्टिकुलर केस रेटिंग है 4। अब किसी भी फंड की रेटिंग सेलेक्ट करने के लिए जो एक पैरामीटर यूज किया जाता है वो होता है शार्प रेशियो। अब शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो इज नथिंग बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, विच मीन्स अगर इस फंड ने 1 यूनिट रिस्क लिया है तो उसके अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। और क्योंकि ये एक्सेस रिटर्न पैरामीटर है तो शार्प रेशियो जितना अच्छा हो उतना बेहतर माना जाता है। उसके नीचे आपको दिखाई देगा मिनिमम SIP अमाउंट। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो विच मीन्स अगर आपको इस फंड में एक SIP शुरू करनी है तो मिनिमम कितने अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके राइट साइड में आपको दिखाई देगा फंड साइज, विच बेसिकली टेल्स यू कि उस फंड का साइज कितना है या उस फंड का असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है। अब अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा रिटर्न्स कैलकुलेटर का, और जब आप रिटर्न्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपैंड होकर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब ये रिटर्न्स कैलकुलेटर फीचर के जरिए आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले या 3 साल पहले या फिर 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अब जो है आपके पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होती। लेकिन जब भी आप किसी फंड की परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं तो अगर आप सिर्फ उस फंड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो शायद आपको उतना बेनिफिट ना हो, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको किसी भी एक फंड की परफॉर्मेंस उसके कैटेगरी के साथ वर्सेस अदर फंड्स भी देखनी चाहिए। इसलिए जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिटर्न्स एंड रैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन में आप ये देख सकते हैं कि इस फंड ने अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज कैसा परफॉर्म किया है। तो ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स एज यू कैन सी आपको ये दिखेगा कि इस फंड ने जो है कैसा परफॉर्म किया है अगेंस्ट द कैटेगरी एवरेज। और इसमें जो है आपको रैंकिंग भी दिखाई देगी जो आपको ये बताती है कि ये फंड इन द कैटेगरी कहाँ स्टैंड करता है। तो बेसिकली यूजिंग दिस फीचर आप ये एग्जैक्टली डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये फंड कहाँ स्टैंड करता है कंपेयर टू अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने पीयर कंपैरिजन का ऑप्शन आता है। अब पीयर कंपैरिजन एक बहुत यूजफुल टूल है क्योंकि ये हमें एक फंड को दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करने का ऑप्शन देता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो विच मीन्स आप इस फंड को एक पैरामीटर के बेसिस पे दूसरे सारे फंड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप टॉप राइट साइड में एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, विच मीन्स एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आप अलग अलग फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं इन द सेम कैटेगरी। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंड साइज हो गया, या फिर लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स, लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स, या फिर फंड रेटिंग हो गया, एक्सेट्रा। अब एक पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग फंड्स को, वो है फंड साइज। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो फंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, और लोग समझते हैं कि फंड साइज के बेसिस पे वो किसी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फंड साइज सिर्फ एक लौता पैरामीटर नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम फंड साइज की बात करें तो कम टू लुक एट इट, अगर किसी भी आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को लें और जैसे जैसे उसका फंड साइज बढ़ता है तो कम टू लुक एट इट, फंड मैनेजर के पास बहुत लिमिटेशन हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि अब जो है फंड मैनेजर को जितने भी इन्वेस्टेबल ऑप्शंस हैं उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फंड साइज इतना बड़ा हो गया है, सो विच मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप्स, एक्सेट्रा। और अगर फंड साइज थोड़ा छोटा है किसी फंड का, तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू सेलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टॉक ऑप्शंस। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि सिर्फ फंड साइज के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर बड़ा फंड साइज होता है तो उसके भी अपने लिमिटेशंस रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स जो बहुत बड़े साइज के फंड्स होते हैं उन्होंने शायद उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विच मीन्स अगर आपको एक डिफरेंट पैरामीटर सेलेक्ट करना है, तो आपको बस वो राइट साइड में एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करना होगा और आपके पास वो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और आप यू कैन सिलेक्ट द पैरामीटर जिसके बेसिस पे आपको अलग अलग फंड्स को कंपेयर करना है। अब हमने पीयर कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन एक और चीज़ जो हमें देखनी चाहिए जब हम एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं वो होता है होल्डिंग्स, विच मीन्स एक म्यूचुअल फंड ने कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स दिखाई देंगी, विच बेसिकली मीन्स कि इस फंड की जो टॉप 10 कंपनीज में इसने इन्वेस्ट किया है वो कौन सी हैं। लेकिन ऑफकोर्स सी ऑल होल्डिंग्स का भी ऑप्शन है, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी कंपनीज जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है वो आपको दिख जाएंगी। अब इसके राइट साइड में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, वो होता है होल्डिंग्स एनालिसिस। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपको 2 चार्ट्स दिखाई देंगे। जो पहला चार्ट है वो एक असेट एलोकेशन चार्ट है, जो आपको ये बताएगा कि इस फंड का जो इक्विटी परसेंटेज है वो कितना है, इस फंड ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है, और इस फंड का जो कैश होल्डिंग है वो कितना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जानने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा चार्ट है वो हमें ये दिखाएगा, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, ये हमें द सेकंड चार्ट शोज अस कि इस फंड ने कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और हर सेक्टर का कितना एक्सपोजर है। तो बेसिकली जब भी हम एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं उसका होल्डिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कैश कंपोनेंट कितना है, इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, हर सेक्टर का एक्सपोजर कितना है, एंड सो ऑन। और ये सारे पैरामीटर्स आपको सारे फंड्स के लिए देखने चाहिए। अब अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास एडवांस्ड रेशियोज का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको कुछ रेशियोज दिखाई देंगे जैसे पीई, पीबी, बीटा, अल्फा, शार्प रेशियो। तो मैं इन सारे रेशियोज के बारे में आपको थोड़ा एक ब्रीफ में समझा देती हूँ। तो जो पीई रेशियो होता है, विच इज़ बेसिकली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो एक वैल्यूएशन रेशियो होता है जो हमें बताता है कि एक फंड ने एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या फंड का पोर्टफोलियो वैल्यू स्टॉक से बना हुआ है। फिर जो पीबी रेशियो होता है, जिसको हम प्राइस टू बुक रेशियो बोलते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज ऑफ द पीबी रेशियोज ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। तो अगर हम पीई या पीबी रेशियो को देखें और अगर किसी एक फंड का पीई या पीबी रेशियो मार्केट के पीई या पीबी रेशियो से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो फंड है वो एक ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा है और एक्सपेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर किसी एक फंड का पीई या पीबी रेशियो मार्केट पीई या पीबी रेशियो से कम है, इसका मतलब है कि वो फंड जो है वो वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है अल्फा।
अल्फा बेसिकली ये बताता है कि एक फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड रेट। और ऑब्वियसली क्योंकि ये रिटर्न पैरामीटर है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। द नेक्स्ट रेशियो इज बीटा। बीटा एक वॉलेटिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है अगेंस्ट द मार्केट। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि मार्केट का बीटा है 1 और मान लीजिए फंड का बीटा है 1.1, इसका मतलब ये हुआ कि फंड जो है मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल है। और क्योंकि ये एक रिस्क मेजरमेंट नंबर है, तो ऑब्वियसली अगर बीटा मार्केट के कंपैरिजन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस फंड में रिस्क ज़्यादा है या वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप अपर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक बैक बटन भी है जिसके ज़रिए आप पिछली स्क्रीन पर भी जा सकते हैं। अब अगर हम होल्डिंग्स के नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक प्रोज एंड कॉन्स का ऑप्शन दिखता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नई स्क्रीन खुलती है जिसमें आपको ये दिखता है। तो प्रोज एंड कॉन्स में आपको उस एक फंड के बारे में, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। इस एग्जांपल में या इस फंड में आप देख सकते हैं कि इसका प्रोज क्या है कि इस फंड ने पिछले 3 साल में या 5 साल में जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा हैं। लेकिन इसकी जो कॉन्स हैं या जो नेगेटिव्स हैं वो ये है कि अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो उसने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है और कैटेगरी एवरेज से रिटर्न्स कम हैं इस फंड के। तो बेसिकली आप ये प्रोज एंड कॉन्स का ऑप्शन देख के या क्लिक करके आप किसी एक फंड के दूसरे फंड्स के साथ भी इसका प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन चार्जेस के बारे में जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हर फंड में जब आप एक इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग तरीके के चार्जेस लेवी किए जाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे चार्जेस इस फंड में लेवी किए गए हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुलती है जिसमें आपको ये फॉलोइंग पैरामीटर्स दिखते हैं। तो आपको दिखता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो हम इन चारों के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो बेसिकली वो चार्ज होता है जो एक इन्वेस्टर एक फंड हाउस को देता है टू मैनेज दैट पर्टिकुलर फंड। और अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो सेबी डिफाइन करता है कि एक फंड कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है और हर फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग रहता है। जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे भी फंड्स को सेलेक्ट करते हैं, वो गलत है क्योंकि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आपको किसी एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड बेसिकली वो चार्ज होते हैं जो एक इन्वेस्टर को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग द फंड। तो जब आप फंड से पैसा निकालते हैं तब आपके ऊपर एक एग्जिट लोड लेवी किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है और एग्जिट लोड इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट फंड्स। अब अगर हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली हर फ्रेश परचेज पे लेवी की जाती है, चाहे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, SIP हो या फिर STP हो। और जनरली अगर हम देखें तो स्टैम्प ड्यूटी होती है 0.005% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आपको 5 रुपया स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, विच मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 99,995 रुपीज़। ओके, तो अब अगर हम टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो टैक्स इम्प्लीकेशंस बेसिकली आपको कितना टैक्स देना है। और जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 तरीके की आप इनकम अर्न करते हैं, एक हो गया डिविडेंड इनकम, एक हो गया कैपिटल गेन्स। तो ये जो दोनों तरीके की इनकम है इन पे जो है टैक्सेस अलग तरीके से लेवी किए जाते हैं इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। इसके नीचे स्क्रॉल करके आपको फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप फंड मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फंड मैनेजर के बारे में पता चलेगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आप किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कम टू लुक एट इट इवेंचुअली आपके फंड मैनेजर ही आपके फंड मैनेज करते हैं, राइट। तो आपको उनके बारे में पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो इस पेज पे आपको एक फंड मैनेजर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलेगा, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि वो जो फंड मैनेजर हैं वो दूसरे कौन से फंड्स हैंडल कर रहे हैं।
इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फंड को कौन सी कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया है या फिर इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आप फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करके जान सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फंड के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि आप ग्रो ऐप के जरिए कैसे एक फंड को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। नाउ जस्ट वन रिक्वेस्ट, हमने इस वीडियो में जो एग्जाम्पल लिया है उसको प्लीज़ रिकमेंडेशन या एडवाइस मत समझिए, उसको हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ किया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। And of course, do subscribe to the Grow channel to stay updated with all the market updates. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.